प्रस्तुत है आपके पाठ्यक्रम में चयनित रीत सिद्ध कवि बिहारी के दोहे का द्वितीय भाग। प्रथम भाग में हमने बिहारी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए दोहा संख्या 1 से 4 तक की व्याख्या की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शेष दोहों की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे, जिनका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। इन्होंने एकमात्र रचना बिहारी सतसई के नाम से की थी, जिसमें दोहा छंद का प्रयोग है। बिहारी सतसई के टीकाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, जिन्होंने बिहारी रत्नाकर नाम से इसकी टीका लिखी थी। प्रस्तुत है वीडियो का अगला भाग। सनि कज्जल चख झख लगन उपज्यो सुदिन सनेव, क्यों न नृपत वे भोग वे लहि सुदेशु सब देव। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। शनि, यहाँ शनि का अर्थ है शनि ग्रह। कज्जल अर्थात काजल, चख नयन या नेत्र को कहते हैं, और झख मछली को। मछली का तात्पर्य यहाँ मीन राशि से है। लगन अर्थात लग्न। क्यों न नृपत्य हैं भोगवे, नृपत्य अर्थात राजा, भोगवे अर्थात भोग करना अथवा आनंद लेना। सुदेश अर्थात सुंदर प्रदेश, सब देह यानी संपूर्ण शरीर। संदर्भ पहले की ही बात लिखा जाएगा, जैसे कि प्रस्तुत दोहा प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके टीकाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में नायिका के काजल युक्त नेत्रों से उत्पन्न आकर्षण और प्रेम से प्रभावित नायक की मनोदशा का चित्रण करते हुए नायिका की सखी कहती है कि, व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे कि काजल युक्त नेत्रों को देखकर नायक का मन उसके प्रति आसक्त हो उठता है, जिसका वर्णन करते हुए नायिका की सखी अपने वाक चातुर्य से प्रभावित कर नायक के प्रति उसके मन में रुचि उत्पन्न करने हेतु कहती है कि तेरे नेत्र रूपी मीन राशि में काजल रूपी शनि ग्रह का प्रवेश हो गया है। इस तरह इस शुभ लग्न अर्थात मीन लग्न में शनि ग्रह का संयोग होना। ध्यान दीजिए, यहाँ बिहारी ने अपने ज्योतिष ज्ञान का भी परिचय दिया है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जो बालक मीन लग्न में शनि ग्रह की स्थिति होने पर जन्म लेता है, वह राजयोग को प्राप्त करता है। आगे की पंक्ति है, उपज्यो सुदिन स्नेह, अर्थात इस शुभ अवसर पर जो स्नेह रूपी बालक का जन्म हुआ है, या तुम दोनों के मध्य जिस स्नेह ने जन्म लिया है। आगे की पंक्ति है कि क्यों न नृपत है भोगवे, अर्थात वह राजा होकर क्यों नहीं भोग करेगा। अब किसका भोग करेगा? तो लहि सुदेशु सब देव, अर्थात शरीर रूपी सुंदर प्रदेश का। संपूर्ण दोहे का अर्थ इस प्रकार हुआ कि हे सखी, तुम्हारी इन मछली जैसी आंखों में शनि रूपी काजल के प्रभाव से नायक के मन में जिस स्नेह या अनुराग का जन्म हुआ है, वह मीन लग्न और शनि ग्रह के संयोग से उत्पन्न शिशु की तरह प्रसिद्ध और संपूर्ण प्रदेश का भोग करने वाले राजा की तरह होगा। अर्थात यह अनुराग का तुम्हारे सर्वांगों अर्थात मन, चित्त, शरीर आदि पर संपूर्ण अधिकार रहेगा। साहित्यिक सौंदर्य में लिखेंगे कि इस दोहे में बिहारी के ज्योतिष संबंधी ज्ञान का भी परिचय मिला है। दूसरा, अनुप्रास एवं श्लेष अलंकारों का प्रयोग है। तीसरा लिखेंगे श्रृंगार रस का वर्णन है, और दोहा छंद का प्रयोग है। अगला दोहा इस प्रकार है कि सालत है नटसाल से, क्यों हो निकसत नाय, मनमथ नेजा नोकसी, खुभी खुभी जियमाय। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। सालत अर्थात कष्ट देना, नटसाल भाला या बर्छी की नोक जो टूटकर शरीर के अंदर रह जाती है और पीड़ा देती रहती है। निकसत यानी निकलना, मनमथ नेजा नोकसी, मनमथ अर्थात मन को मथने वाला कामदेव या मन को पीड़ा देने वाला कामदेव। नेजा नोक भाले की नोक, इस प्रकार इसका पूरा अर्थ होगा कि कामदेव के भाले की नोक। खुभी, यहाँ खुभी के दो अर्थ हैं। प्रथम कान का आभूषण और दूसरा है धसी हुई या चुभी हुई। संदर्भ पहले की ही भांति रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे कि नायिका के करड़ाभूषण पर आसक्त होकर उससे मिलने की उत्कंठा नायिका की किसी सखी या दूती से व्यक्त करते हुए नायक कहता है कि, अब व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे कि नायिका के करड़ाभूषण की अमिट छाप नायक के हृदय में अंकित हो गई है
और बार बार उससे मिलने की उत्कंठा उत्पन्न हो रही है, जिसका वर्णन वह नायिका की सखी या दूती से करते हुए कहता है कि नायिका ने जो खूबी पहनी है उसकी छवि मेरे हृदय में अंकित हो गई है, और वह कामदेव के भाले की नोक के समान मेरे चित्त के अंदर तक समा गई है, और किसी भी भांति अब मेरे मन से वह निकल नहीं पा रही है, और मेरे मन की वेदना को अंदर ही अंदर बढ़ाती जा रही है। अर्थात नायिका के कर्णाभूषण नायक के मन में काम जनित वेदना को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, और वह इससे मुक्त नहीं हो पा रहा है। साहित्यिक सौंदर्य में लिखेंगे कि खूबी खूबी में यमक अलंकार का प्रयोग है, पूर्णोत्तमा अलंकार का प्रयोग है, और दोहा छंद का प्रयोग है। अगला दोहा इस प्रकार है। जुबत जोन में मिल गई, नैक न होती लखाई, सौंधे के डोरे लगे, अली चली संग जाए। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं कि जुबत अर्थात युवती, जोन अर्थात चांदनी, हमारे भोजपुरी में जोन को जोनी भी कहा जाता है, चांदनी को, वही जोन शब्द है चांदनी। नैक यानी तनिक, लखाई का अर्थ होता है लख अर्थात दिखाई देना। सौंधे के डोरे लगी, सौंधे यानी सुगंध, डोरे लगी यानी धागे के सहारे या मतलब आश्रय से। अली भ्रमर को कहा जाता है। संदर्भ पहले की ही भांति रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे कि नायिका की सखियां उसके रूप एवं गुण की प्रशंसा में कहती हैं कि, व्याख्या इस प्रकार करेंगे कि नायिका के शरीर की सुगंध तथा उसका उजला रंग चांदनी रात में इतना घुल मिल गया है कि वह नैक न होती लखाई, वह तनिक भी दिखाई नहीं देता। सौंधे के डोरे, सुगंध के सहारे से लगी अली, भ्रमर की भांति चली संग जाए, अर्थात उसके साथ चली जा रही है। अर्थात इसकी व्याख्या ऐसे लिखेंगे कि इस चांदनी रात में इस युवती अर्थात नायिका का गौरवर्ण इतना घुल मिल गया है कि वह तनिक भी दिखाई नहीं दे रहा, जिससे उसके साथ चलना दूभर हो रहा है। बस अब उसके शरीर के सुगंध का ही आश्रय है, जो कि उसकी सखी भ्रमर की भांति उसके सुगंध से ही उसके पीछे पीछे चल रही है। साहित्यिक सौंदर्य में लिखेंगे कि भाषा, ब्रज भाषा और तद्भव शब्दों का प्रयोग है, श्रृंगार रस का वर्णन है, प्रसाद गुण का वर्णन है तथा अलंकारों में श्लेष एवं ध्यान दीजिए कि प्रथम पंक्ति में उन्मिलित अलंकार तथा द्वितीय पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला दोहा इस प्रकार है कि हों रिझ लखी रिझ हों, छबि छबीले लाल, सोन जुही सी होवती, दुति मिलत मालती माल। कठिन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। रीझ का अर्थ होता है आसक्त होना, लखी अर्थात देखकर, छवि यानी छवि को, छबीले अर्थात छवि वाले, सोन जूही ये पीले रंग का एक पुष्प होता है। द्युति मिलत, यहाँ द्युति का अर्थ होता है द्युति अर्थात चमक या आभा। इस तरह समस्त पद का अर्थ होगा आभा से मिलते ही। मालती श्वेत रंग का एक पुष्प होता है। संदर्भ पूर्व की ही भांति रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे कि नायिका की सखी उसके रूप पर आसक्त हो गई है और उसके रूप का वर्णन नायक के समक्ष कर रही है, ताकि नायक भी नायिका के रूप पर मोहित हो जाए। वह कहती है कि, अब व्याख्या इस तरह लिखेंगे कि नायिका की सखी नायक के समक्ष उसके रूप लावण्य की प्रशंसा करते हुए कहती है कि हौरिज लखरिज हो, अर्थात मैं तो उसको देखकर ही उस पर मोहित हो गई हूं। तुम भी छवि ही छबीले लाल, तुम भी स्वयं को जो बहुत या अत्यंत छवि युक्त अर्थात रूपवान समझते हो, यदि तुम भी उसे देखोगे तो उस पर रीझ जाओगे। उसका गौरवर्ण इतना कांतिमय है कि सोन जूही सी होवती मिलत मालती माल, उससे मिलकर मालती की श्वेत माला भी सोन जूही सी चमकने लगती है, अर्थात श्वेत पुष्प भी उसकी आभा से स्वर्ण की तरह चमकने लगते हैं। अब इसकी व्याख्या ऐसे लिखेंगे कि हे नायक, उस अपूर्व सुंदरी को देखकर मैं स्वयं उस पर रीझ गई हूं। यदि तुम भी उस रूप को देखोगे तो स्वयं को जो अत्यंत छवि युक्त समझते हो उस पर आसक्त होने से रोक नहीं पाओगे, अर्थात आसक्त हो जाओगे। उसका रंग, उसकी चमक या आभा ऐसी है कि उसके गले में पड़ी हुई श्वेत पुष्प वाली मालती की माला भी उस सोन जूही की तरह स्वर्णिम आभा देने लगती है। साहित्यिक सौंदर्य में लिखेंगे कि श्रृंगार रस का वर्णन है, उपमा अलंकार है, भाषा ब्रज है और छंद दोहा है। अगला दोहा हम देख रहे हैं कि बहके सब जिय की कहत, ठौर कुठौर लखेन, छिन और से ऐछवि छाके न। शब्दार्थ इस प्रकार है कि बहके अर्थात वश या नियंत्रण से बाहर, ठौर कुठौर कुचित अनुचित,
छिन का अर्थ होता है क्षण। छाके, छाके शब्द छके शब्द से मिलकर बना है। छके अर्थात पीकर, छक कर पीना अर्थात मन भर पीना। संदर्भ पूर्व की ही बात रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे कि नायिका का मन नायक के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गया है। नायिका की सखी उसकी जगहंसाई न हो, अतः इस प्रेम प्रसंग को गुप्त रखने का निवेदन करती है, परंतु नायिका इसमें स्वयं को असमर्थ पाते हुए कहती है। अब व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे कि नायक के प्रेम में डूबी हुई नायिका की सखी उससे इस प्रेम प्रसंग को गुप्त रखने की सीख देती है, जिसमें नायिका स्वयं को असमर्थ पाती है और कहती है कि मेरा हृदय मेरे वश में ही नहीं है। ये मेरी आंखें ठौर कुठौर अर्थात उचित और अनुचित किसी भी बात का विचार ही नहीं कर रही। यह तो नायक के रूप के मद में आसक्त होकर क्षण में कुछ और क्षण अगले ही क्षण कुछ और भाव प्रकट करने लगती है। अर्थात जिस प्रकार मदिरा से उन्मुक्त व्यक्ति अपने हृदय के भेद अवसर कुअवसर आदि का विचार किए बिना कहता चला जाता है, उसी प्रकार नायक के प्रेम से उन्मत्त होकर नायिका की आंखें भी उसके हृदय के सारे भेद को प्रकट कर दे रही हैं। इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। साहित्यिक सौंदर्य में लिखेंगे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, भाषा ब्रज है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। अगला दोहा इस प्रकार है कि फिर फिर चित्त उत ही रहत, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि और झौर में भयो ठौर की नाव। यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ में लाव का अर्थ होता है लहासी अर्थात नाव बांधने की रस्सी, फिर यानी घूम फिर कर, चित्त अर्थात चित्त, झौर अर्थात झूमर और भौर अर्थात नदी का भंवर। संदर्भ पहले की ही भांति रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में नायक के प्रति अनुराग से भरी हुई नायिका अपनी सखी से अपनी मनोदशा का चित्रण करते हुए कहती है कि उसका मन बार बार नायक के ही ध्यान में पड़ जा रहा है। वह कहती है, अब यहाँ व्याख्या इसको इस प्रकार लिखेंगे कि अपने प्रियतम के प्रेम में पड़ी हुई नायिका अपनी सखी से कह रही है कि फिर चित्त उत ही रहत, अर्थात मेरा मन बार बार उसकी तरफ ही खींचा चला जा रहा है। टूटी लाज की लाव अर्थात जो भी लोक लाज की मर्यादा रूपी रस्सी थी वह अब टूट सी गई है, अर्थात मेरे मन को किसी मर्यादा का ध्यान नहीं रह गया है, किसी मर्यादा का ध्यान नहीं रह रहा है। अगली पंक्ति है अंग अंग छवि झौर में। यहाँ झौर का अर्थ झूमर, वस्तुतः किसी वस्तु के इर्द गिर्द गोल चक्कर लगाते हुए जो आकृतियां या समूह है उनको ही झूमर कहा जाता है। इस तरह इस पंक्ति का अर्थ होगा उसके अर्थात नायक के अंग प्रत्यंगों की छवि ही मेरे चित्त में घूम रही है और मैं भयो भौर की नाव। यहाँ भौर का अर्थ है भौर। सामान्य तौर पर नदियों में जब जलधाराएं एक गोल आकृति बनाती हैं उसे भंवर कहा जाता है। माना जाता है कि अगर आपकी नाव उस भंवर में फंस गई तो वह उसी में घूमती रह जाती है, आसानी से निकल नहीं पाती। अर्थात यहाँ नायिका का चित्त भी नायक के रूप और आकर्षण के भंवर में उलझ गया है और वह अब इस भंवर से निकल नहीं पा रही है। अर्थात इसकी व्याख्या हम ऐसे लिखेंगे कि नायक के प्रेम में पड़ी हुई नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जब से मैंने नायक के रूप की सौंदर्य का दर्शन किया है वह छवि मेरे मन में अंकित हो गई है और मेरे चित्त में वही छवि बार बार घूम रही है। यह मेरा मन अब किसी लोक लाज के बंधन को नहीं मान रहा और इन मर्यादा रूपी रस्सी को तोड़कर उसके रूप को निहारने में लगा रहता है। हे सखी, मेरी स्थिति तो इसके रूप के भंवर में पड़ी नौका की तरह हो गई है जो बार बार इसके छवि के ध्यान में ही घूम रही है। साहित्यिक सौंदर्य में लिखेंगे कि फिर तथा अंग अंग पद में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। लाज की लाव तथा छवि झौर में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज है और छंद दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। आशा है कि बिहारी के दोहों की यह प्रस्तुति आपके परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होगी। अपनी प्रतिक्रियाओं से अवश्य अवगत कराइएगा। धन्यवाद।